नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये 22वां लेक्चर है और आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले मैं आपको दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश कंप्लीट करा चुका हूँ और आज की वीडियो में दोस्तों खिलजी वंश हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पिछले सालों में जो प्रश्न बने हैं खिलजी वंश से वो भी चर्चा करेंगे। एमसीक्यू प्रश्न बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इंडियन हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू रखी जाए, लेकिन बीच में दोस्तों किसी कारणवश वीडियोस नहीं आ पाई थी इंडियन हिस्ट्री की। कोशिश करेंगे कि आगे इसको लगातार जारी रखें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जब मैंने लास्ट में आपको गुलाम वंश के बारे में बताया था तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था क्यूमर्स। ये कैकुबाद का पुत्र था और इस क्यूमर्स का जो संरक्षक था वो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इस क्यूमर्स की हत्या की और यहाँ पर स्वयं राजा बन गया और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना होती है जिस वंश का नाम था खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? वो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इसका राज्य अभिषेक होता है 1290 ईस्वी में और इसका जो राज्य अभिषेक होता है वो होता है किलो खरी महल में। ये किलो खरी महल कहाँ है? तो ये है आपका दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही एक जगह है किलो खरी, तो वहीं पे किलो खरी महल था जहां पे राज्य अभिषेक होता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का। और इस किला खोरी महल का निर्माण किसने कराया था? कैकुबाद ने कराया था। कैकुबाद कौन था? तो वो था गुलाम वंश का शासक, क्योंकि कैकुबाद और उसके बाद अंतिम शासक कैकुबाद का पुत्र क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो कैकुबाद भी कौन था? गुलाम वंश का शासक था। तो उसी कैकुबाद ने इस किला खोरी महल का निर्माण कराया था जिसमें राज्य अभिषेक होता है 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का और इसने अपनी राजधानी यही किला खोरी बनाई थी। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इसने एक तो उलेमा वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकार किया था। क्या होता है ये उलेमा वर्ग? तो उलेमा वर्ग एक मुस्लिम धार्मिक इस्लाम के जो जानकार होते हैं उनका एक वर्ग हुआ करता था और उनका कहीं ना कहीं जो धार्मिक गुरु या जो धार्मिक जानकार थे इस्लाम के, उनका कहीं ना कहीं राजा पर क्या रहता है, एक अस्तित्व रहता था, प्रभाव रहता था। तो इसने उलेमा वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकार किया था। कई बार प्रश्न बनता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने उलेमा वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकार किया था वो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसने बलबन के राजत्व सिद्धांत को भी बंद कर दिया था। बलबन का राजत्व सिद्धांत, बलबन जो कि गुलाम वंश का शासक था, और इसका राजत्व सिद्धांत क्या था? ये मानता था कि जो राजा है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, यानी राजा ईश्वर का अर्धदेवीय रूप है। लेकिन ये तो बलबन का राजत्व सिद्धांत था, लेकिन फिरोज शाह खिलजी ने क्या किया कि इस राजत्व सिद्धांत को बंद किया और फिरोज शाह खिलजी का मानना था कि राज्य को स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। साथ साथ जलालुद्दीन ने सहिष्णुता का व्यवहार भी अपनाया था, यानी कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की परंपरा इसने अपनाई थी। और ऐसा भी माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। तो यानी इसने सहिष्णुता का व्यवहार अपनाया था। अब इसके कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। वैसे ज्यादा समय तक इसने शासन नहीं किया, 1290 से लेकर 96, मात्र 5-6 वर्षों का इसका ये शासन काल है। और अगर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दूं दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है। मात्र इन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया। अभी इससे पहले हम गुलाम वंश के बारे में आपको बता चुके हैं और अभी जो भी अन्य वंश आएंगे दिल्ली सल्तनत में, तो उन सभी वंशों में सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया? तो वो था खिलजी वंश, मात्र 30 वर्ष, 1290 से लेकर 1320 तक। तो अब देखो युद्ध के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के। झाइन का युद्ध होता है 1291 में। किस किस के मध्य? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और हमीर देव के मध्य। अब ये हमीर देव कौन था? तो ये था रणथंबोर।
का चौहान शासक, रणथंभौर का चौहान शासक था हमीर देव। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और हमीर देव के मध्य 1291 में झाइन का युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का कथन था कि मैं मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज्यादा समझता हूं। यानी वो अपने सैनिकों का यहाँ पे क्योंकि देखो युद्ध हार जाता है तो वो अपने सैनिकों के यहाँ पे मृत्यु देखना नहीं चाहता था। इसका मत था कि मैं मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज्यादा समझता हूं। तो झाइन का युद्ध कब हुआ? 1291 ईस्वी में। उसके बाद इसका भतीजा या दामाद आप कह सकते हैं, भतीजा भी था इसका और दामाद भी था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। आगे अभी इसी वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा और दामाद था, इसको दक्षिण अभियान में भेजा था। कब भेजा? 1296 ईस्वी में। और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? देवगिरी पर आक्रमण करता है। देवगिरी कहाँ है? वर्तमान महाराष्ट्र में देवगिरी। तो देवगिरी पर ही आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी और देवगिरी का जो शासक था उसमें रामचंद्र यादव, उसको पराजित करके वहां से अपार धन संपत्ति इकट्ठा करके लाता है। और जब ये अपार संपत्ति इसके पास, धन अत्यधिक हो जाता है इसके पास, तो फिर ये क्या करता है? 1296 ईस्वी में ही अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। तो अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के पास अपार धन भी हो चुका है। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की, यानी जो सुल्तान था उस समय दिल्ली सल्तनत का, उसकी हत्या भी कर दी है। तो अब शासक कौन बनेगा? तो वो बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो मैंने सारे के सारे आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका शासनकाल भी काफी समय तक रहा और बहुत सारे युद्ध इसने लड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासन काल की अगर बात करें तो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसका जन्म 1266 में होता है और ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा था और बाद में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की पुत्री से विवाह करके उसका दामाद भी बन जाता है। बचपन का नाम इसका था अली तथा गोसास्प और इसका राज्य अभिषेक होता है 1296 में दिल्ली में बलबन के लाल महल में, बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में इसका राज्य अभिषेक किया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां इसको दी गई। अब देखो यहाँ पे एक ये अलग धर्म अपने आप बनाने वाला था, क्योंकि ये एक शक्तिशाली शासक था और इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। तो इसका मानना था कि मैं एक अलग धर्म यहाँ पे बनाऊंगा, लेकिन इसके जो मतलब कुल मिला के इस्लाम के जो धर्म के विशेष लोग थे, जो धर्म के जानकार थे, वो इसका विरोध करते हैं। अब देखो इसकी उपाधि इसने कौन कौन सी धारण की थी? खलीफा का नायाब, सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर भी इसको कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में? तो वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, इसलिए इसको सिकंदर ए सानी की उपाधि भी दी गई है। और विश्व का सुल्तान की उपाधि इसको दी गई है, जनता का चरवाहा और युग का विजेता। तो इसकी उपाधियों से आप देख सकते हैं कि इसने बहुत सारे युद्ध अभियान किए होंगे और अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत अभियान किया था और दक्षिण तक अपना साम्राज्य फैलाया था। अभी हम इसके सभी उत्तर और दक्षिणी अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति कौन कौन से थे। तो सबसे महत्वपूर्ण सेनापति था इसका मलिक कफूर। मलिक कफूर, इसका जो विशेष योगदान रहा वो रहा दक्षिण भारत अभियान में। दक्षिण भारत अभियान, जितने भी अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान किए, उसमें उन सभी अभियानों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? मलिक कफूर ने किया था। उसके बाद जाफर खां। जाफर खां ये भी एक सेनापति था और ये मंगोल आक्रमण के समय मारा गया था। मंगोल आक्रमण में मारा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मंगोल आक्रमण में मारा गया? तो वो था जाफर खां।
मंगोल आक्रमण, देखो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय हुए थे, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के ही समय हुए थे। तो अभी जितने भी इसमें लगभग 6 या 7 मंगोल आक्रमण हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो मंगोल आक्रमण के समय कौन सा इसका सेनापति मारा गया था? जाफर खां। उसके बाद उलूग खां और उसके बाद नुसरत खां। इसने ये था आपका उत्तर पश्चिमी अभियान में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अलप खां, इसने भी उत्तर पश्चिमी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उत्तरी अभियान में इन दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कुछ सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। अब अगर हम बात करें मंगोल आक्रमण की, जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले से, देखो दोस्तों मैं जो भी यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि देखो बहुत सारे फैक्ट तो मैंने पीडीएफ में लिखे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं, वो भी आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं और वो भी लिखने हैं। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे वो था अलाउद्दीन खिलजी। लगभग 6 आक्रमण हुए हैं मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान। प्रथम आक्रमण कब होता है मंगोलों का? वो होता है 1297 ईस्वी में। 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, कादर खां। उसके बाद सेकंड जो आक्रमण होता है वो होता है 1298 ईस्वी में, और ये किसके नेतृत्व में होता है? तो सल्दी के नेतृत्व में। फिर तीसरा आक्रमण होता है, ये होता है 1299 ईस्वी में, और ये किसके नेतृत्व में होता है? तो कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। फिर चौथा मंगोल आक्रमण जो होता है ये होता है दोस्तों 1303 ईस्वी में, और ये 1303 ईस्वी में किसके नेतृत्व में होता है? तारगी के नेतृत्व में। फिर पांचवा जो आक्रमण होता है ये होता है आपका 1305 ईस्वी में, और ये किसके नेतृत्व में होता है? अली बेग और तारताक के नेतृत्व में। अली बेग व तारताक के नेतृत्व में। और जो अंतिम यानी छठा आक्रमण होता है मंगोल आक्रमण, वो 1306 ईस्वी में होता है, और ये किसके नेतृत्व में होता है? कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। कबक और इकबाल मंद। एक बार मैं दोबारा रिपीट करके देता हूं, क्योंकि अगर लिखने में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप इसको नोट कर सकते हैं। मंगोल आक्रमण, प्रथम मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय 1297 ईस्वी में होता है कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। पंचम आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में। और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में जो होता है वो कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। तो ये 6 मंगोल आक्रमण हुए थे जो कि प्रसिद्ध है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब आगे बढ़ते हैं और अलाउद्दीन के कुछ महत्वपूर्ण साम्राज्य विस्तार या युद्ध अभियानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। तो सबसे पहले इसके उत्तर भारत अभियान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका अभियान था, देखो एक अभियान ये किसके नेतृत्व में किसके शासनकाल में कर चुका था? वो कर चुका था ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल के दौरान 1296 में देवगिरी अभियान, और ये दक्षिण भारत अभियान था इसका। तो इसके बारे में हम अभी दक्षिण भारत अभियान में चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पे उत्तर भारत अभियान के बारे में चर्चा करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान। तो उत्तर भारत का अभियान जो था, इसका पहला अभियान गुजरात अभियान 1298 ईस्वी में। लेकिन देखो गुजरात अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में। उलूग खां और नुसरत खां कौन था? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। तो 1298 में गुजरात अभियान किया जाता है, और इस समय गुजरात का शासक कौन था? वो था रायकरण बघेला। रायकरण बघेला, इसको कर्ण भी कहा जाता है, और रायकरण बघेला की पत्नी थी, यहाँ पे ये बताना महत्वपूर्ण है, इसकी पत्नी थी कमला देवी। कमला
देवी। और जब गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है तो वो कमला देवी से खिलजी का विवाह हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इससे क्या कर देता है, विवाह कर देता है। और इससे अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र होता है और उसका नाम क्या था, खिज्र खां। खिज्र खां, ठीक है। कमला देवी से कौन सा पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का उत्पन्न होता है, वो था खिज्र खां। और इसी गुजरात अभियान में एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटती है कि इसमें गुजरात अभियान के दौरान जो नुसरत खां था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, उसने 1000 दिनार में, 1000 दिनार में किसको खरीदा था, इसने खरीदा था मलिक कफूर को। मलिक कफूर को। तो मलिक कफूर को कितने हजार दिनार में खरीदा गया था, 1000 दिनार में खरीदा गया था। और इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को 1000 दिनारी की उपाधि दी गई है, तो वो दी गई है मलिक कफूर को। मलिक कफूर एक नपुंसक था और इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। और इसको किस अभियान के दौरान खरीदा गया, गुजरात अभियान के दौरान। ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से बन जाते हैं। तो गुजरात अभियान के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट दोस्तों जरूर ले लिया होगा। दूसरा जो अभियान है वो है राजस्थान अभियान। गुजरात अभियान हो चुका है, अब इसका है राजस्थान अभियान। और राजस्थान में पहला जो अभियान होता है वो रणथंबोर अभियान होता है 1301 ईस्वी में। रणथंबोर शासक कौन था, वो था राणा हमीरदेव। और इस रणथंबोर अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने किया था, उलूग खां और नुसरत खां। क्योंकि अधिकांश था जो उत्तरी अभियान का नेतृत्व किया था, पश्चिमी उत्तरी अभियान का नेतृत्व वो अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापतियों ने किया था, उलूग खां और नुसरत खां। और इस युद्ध का परिणाम भी क्या होता है, तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। और रणथंबोर शासक कौन था, राणा हमीरदेव। इस रणथंबोर अभियान में एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था, वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। किस अभियान के दौरान, रणथंबोर अभियान के दौरान। और जब रणथंबोर अभियान में अलाउद्दीन की विजय हो जाती है, जीत हो जाती है, तो इसमें राजपूत शहीद हो जाते हैं इस युद्ध में। और जो राजपूत महिलाएं थी उन्होंने यहाँ पे जौहर किया था। तो अमीर खुसरो ने जौहर सर्वप्रथम कहाँ देखा था, तो उसने रणथंबोर में ही सर्वप्रथम जौहर देखा था अमीर खुसरो ने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन जाता है एक, ठीक है। तो रणथंबोर अभियान में भी जीत हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। उसके बाद राजस्थान अभियान के दौरान ही एक चित्तौड़ अभियान 1303 में होता है और चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह। बीच में पद्मावत मूवी आई थी, उसमें आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। पद्मावती का रोल निभाया था दीपिका पादुकोण ने और अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाया था रणवीर सिंह ने। बहुत ही मतलब अच्छा रोल निभाया था, आपने जरूर देखी वो मूवी। तो ये इसी चित्तौड़ अभियान से संबंधित है। 1303 ईस्वी में ये चित्तौड़ अभियान होता है। चित्तौड़ शासक थे रतन सिंह। चित्तौड़ शासक कौन थे, रतन सिंह थे। और इस परिणाम क्या होता है, इस युद्ध में खिलजी विजयी हो जाता है और अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ को अपने बेटे खिज्र खां के अधीन कर लिया था। खिज्र खां को वहां पे बिठा दिया था और चित्तौड़ का नाम बदलकर उसने खिजराबाद भी कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद उत्तर भारत अभियान में एक और अभियान था मालवा अभियान 1305 ईस्वी में ये किया जाता है और इसमें मालवा शासक था महलक देव और इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो जाता है। और उसके बाद एक अन्य अभियान उत्तरी भारत अभियान वो था सिवाना अभियान। सिवाना अभियान ये हुआ था 1308 में। और एक था जालोर अभियान, ये हुआ था 1311 में। तो ये उत्तरी भारत का अंतिम अभियान था जालोर अभियान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभियान थे उत्तर भारत अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के।
अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान। किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो दक्षिण भारत का पहला अभियान जो था वो था देवगिरी अभियान 1296 ईस्वी में। और इस देवगिरी अभियान की विशेषता क्या है कि जब देवगिरी प्रथम अभियान किया जाता है किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो इस समय यह स्वयं शासक नहीं था। इस समय शासक कौन था, इसका चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ही अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, देवगिरी अभियान करने के लिए भेजता है 1296 ईस्वी में। और इस समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव इसमें क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो यहां से अपार धन संपत्ति लूटकर वापस आता है। इसमें रामचंद्र यादव कर देने का वचन दे देता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन संपत्ति मिल जाती है, जिसके बाद वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी यानी अपने चाचा की हत्या करके स्वयं शासक बन जाता है। तो इसका नेतृत्व स्वयं किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया जाता है 1307 ईस्वी में, लेकिन अब इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, मलिक कफूर, जो इसका सेनापति था मलिक कफूर, जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिसको 1000 दिनारे भी कहा जाता है। तो मलिक कफूर का ये नेतृत्व था इस देवगिरी के दूसरे आक्रमण में। और वैसे भी अब जो दक्षिण भारत के अधिकांशता अभियान होंगे अलाउद्दीन खिलजी के, उसमें नेतृत्व किसने किया है, वो मलिक कफूर ने ही किया है। तो इसमें क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी से मिलने रामचंद्र जाता है और अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र को राय रायन की उपाधि देता है। तो दक्षिण भारत का वह हिंदू शासक जिसको राय रायन की उपाधि दी गई है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, वो था रामचंद्र। देवगिरी का है तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और उसके बाद रामचंद्र की पुत्री थी इल्लापाली, उसका विवाह होता है खिलजी से। और इल्लापाली और खिलजी का एक पुत्र होता है और इसका नाम क्या था, इसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर इल्लापाली और खिलजी का पुत्र। इल्लापाली किसकी पुत्री थी, रामचंद्र यादव की पुत्री थी, जो कि देवगिरी का शासक था। तो देवगिरी पर दूसरा आक्रमण या दूसरा अभियान वो 1307 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण भारत का नेक्स्ट अभियान था वारंगल अभियान। वारंगल अभियान कब होता है, 1309 ईस्वी में। और इसमें वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव, जो कि किस वंश का था, काकतीय वंश का, काकतीय वंश। और इस वारंगल अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नेतृत्व कौन करता है, तो वो मलिक कफूर ही करता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दक्षिण भारत का जो अभियान था वो था द्वार समुद्र अभियान 1310 ईस्वी में। अब देखो वारंगल अभियान में मलिक कफूर की मदद कौन करता है, देवगिरी के शासक भी करते हैं, ठीक है। देवगिरी ऊपर मैंने आपको बता दिया है देवगिरी अभियान के बारे में। तो हम अभी बात कर रहे हैं द्वार समुद्र अभियान के बारे में। ये होता है 1310 ईस्वी में और इसमें नेतृत्व मलिक कफूर के द्वारा ही किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी दक्षिण भारतीय अभियान थे वो अधिकांशतः किसके नेतृत्व में हुए थे, मलिक कफूर के नेतृत्व में हुए थे। तो द्वार समुद्र अभियान 1310 ईस्वी में होता है और द्वार समुद्र का शासक था वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय ये किस वंश का था, तो ये था होयसल वंश, होयसल वंश। फिर इसके बाद एक और अन्य जो अभियान था दक्षिण भारत का अभियान वो था पांड्या अभियान, पांड्य राज्य पे, ठीक है। और ये पांड्य राज्य पे आक्रमण जो होता है खिलजी शासक का, तो वो होता है 1311 में, 1311 ईस्वी में पांड्य पर, ठीक है। और पांड्या राज्य का जो शासक था वो था वीर पांड्या। और फिर अंतिम दक्षिण भारत जो अभियान था वो था फिर से देवगिरी आक्रमण। और देवगिरी पर फिर 1313 ईस्वी में आक्रमण होता है और इस 1313 ईस्वी में देवगिरी का शासक कौन था, वो था शंकर देव। तो देवगिरी पर पुनः यहाँ पे तृतीय आक्रमण आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। वैसे दक्षिण भारत के जो राजवंश है जैसे होयसल वंश, पांड्या, ये आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे अगर आपने दक्षिण भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है। तो मैंने जब आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया था तो वहां पे दक्षिण भारत का इतिहास में पहले से ही आपको पढ़ा चुका हूं।
ये पांड्य, चेर, चोल राजवंश, ये सारे मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तो इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन सभी लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि आज ये 22वां लेक्चर है और 22 से पहले के जितने भी लेक्चर हैं जो नए अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो सारे लेक्चर आपको जरूर देखने हैं। इसी प्रकार से डिटेल्स में उन लेक्चरों में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, हिस्ट्री में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो दक्षिण भारत अभियान भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं हम, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अब जो बात करते हैं कि अलाउद्दीन के कुछ प्रमुख नीति कैसी थी, इसकी राज्य प्रशासन ये कैसे चला था। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए करों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से कर लगाए इसने? लगभग यहाँ पे 6 महत्वपूर्ण कर लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल के दौरान। जजिया कर था, ये गैर मुस्लिमों पर लगता था। जकात कर, ये लगता था केवल मुस्लिमों पर। देखो, जजिया कर ये मुस्लिमों पर नहीं बल्कि मुस्लिमों के अलावा जो अन्य लोग थे गैर मुस्लिम उन पर लगता था, और जकात कर लगता था केवल मुस्लिमों पर। खुम्स कर ये एक प्रकार का सैनिक कर हुआ करता था। खराज कर ये एक प्रकार का भूमि कर हुआ करता। चरी कर, चरी यानी जानवरों के चरने पर, तो जानवरों पर लगने वाला कर चरी कर। और घरी कर या गढ़ी कर ये मकान पर लगता था। तो ये 6 महत्वपूर्ण कर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान लिए जाते थे। प्रमुख प्रथाएं और नीति देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। एक तो इसके शासन काल के दौरान बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी उसकी विशेषता की जाती है। बाजार स्थिर था इसके शासनकाल के दौरान, और कृषि नीति भी इसने लागू की थी। दिल्ली में इसने 3 बाजार स्थापित किए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। खाद्यान्नों के लिए अलग बाजार था, कीमती वस्त्रों के लिए अलग बाजार था, और घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए अलग बाजार था। तो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली शुरू की थी वो किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे विशेष मानी जाती है, इसकी विशेषता की जाती है हर इतिहासकार द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। कृषि नीति की बात करें तो कृषि पर जो टैक्स था, कृषि टैक्स कितना था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान? वो था 50%। उपज का 1/2 भाग यानी उपज का 50% कृषि कर लगाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अगर बात करें खुम्स, खुम्स एक प्रकार का लूटा धन हुआ करता था। खुम्स क्या था? एक प्रकार का लूटा हुआ धन। तो लूटे हुए धन पर सुल्तान का कितना हिस्सा, मतलब सुल्तान को कितना हिस्सा दिया जाता था, तो ये इसने बढ़ाकर 75% कर दिया था। क्योंकि जो खुम्स था यानी लूटा हुआ धन, उस पर सुल्तान का जो हिस्सा हुआ करता था इससे पहले वो मात्र 25% हुआ करता था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाकर 75% कर दिया। और कृषि टैक्स इसने कितना लिया? तो वो लिया 50%। साथ ही साथ आय पर राजस्व इसने कितना लगाया? तो आय पर भी इसने राजस्व 50% तक लगा दिया था। और भूमि की पैमाइश और भूमि की जो वास्तविक माप है, जो पैमाइश है, वो भी शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था। इससे पहले अगर वेतन की बात करें तो इक्ता प्रणाली थी दिल्ली सल्तनत में। इससे पहले इक्ता प्रणाली में क्या होता था? वेतन के बदले भूमि दी जाती थी सैनिकों को। तो अब तक भूमि दी जाती, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया है कि सैनिकों को बिल्कुल नगद वेतन यहाँ पे देना प्रारंभ कर दिया है। तो सैनिकों को नगद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद इसने घोड़े को दागने और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली भी शुरू की थी। भोजों और उत्सवों का आयोजन इसने निषिद्ध कर दिया था, और शराब व नशीले पदार्थों पर भी इसने रोक लगाई थी। और सर्वाधिक मंगोल आक्रांताओं ने आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? वो भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, महत्वपूर्ण जानकारी थी अलाउद्दीन शासनकाल के दौरान की। तो उम्मीद करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे के सारे आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब बात करते हैं मुबारक शाह खिलजी की। मुबारक शाह खिलजी, इसका शासनकाल शुरू होता है 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक। अब देखो मुबारक शाह खिलजी, एक तो इसने स्वयं को क्या कर दिया है? खलीफा घोषित कर दिया है। खलीफा क्या होते थे? तो खलीफा होते थे धार्मिक गुरु, जो इस्लाम धर्म के जानकार होते थे, धार्मिक गुरु होते थे, उनको खलीफा कहते थे। और अभी तक क्या होता, जितने भी राजा हुए हैं दिल्ली सल्तनत में,
ये सब मुस्लिम शासक थे और इन पर कहीं ना कहीं खलीफा का प्रभाव होता था। खलीफा जो कि एक धर्मगुरु, एक धार्मिक जानकार होते थे, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं राजा पर रहता था। लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने यह प्रथा समाप्त की और इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो कई बार प्रश्न बनता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, वो था मुबारक शाह खिलजी। उसका बरनी के अनुसार ये दरबार में कभी कभी नग्न अवस्था में भी आता था। तो ऐसा शासक दिल्ली सल्तनत का या खिलजी वंश का वह शासक जो दरबार में नग्न अवस्था में आता, वो था मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद इसने खुसरो खां को मंत्री बनाया था। अब देखो खुसरो खां कौन था? खुसरो खां, खुसरो खां था खुसरो शाह। अब आप यहाँ पे जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि खुसरो खां को मैं यहाँ पे खुसरो शाह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो खुसरो खां था वो पहले खुसरो शाह था, गुजरात का एक हिंदू शासक था। खुसरो शाह इसका नाम था, लेकिन इसने इस्लाम कबूल कर लिया था और इसको खुसरो शाह को खुसरो खां के नाम से मुबारक शाह खिलजी ने अपना मंत्री बना लिया। लेकिन खुसरो खां ने क्या किया? मुबारक शाह खिलजी, ये मोबाइल लिखा गया यहाँ पे, मुबारक है ये, ठीक है, मुबारक खिलजी की हत्या करके स्वयं ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से खिलजी वंश का लगभग यहाँ पे समापन हो चुका है। और फिर ये मुबारक जो खुसरो खां है जो गद्दी पर बैठ गया है, ये ज्यादा समय तक राजगद्दी पर नहीं बैठ पाता है, शासक नहीं बन पाता है, क्योंकि इसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा खुसरो खां की हत्या की जाती है। और फिर दिल्ली सल्तनत पे एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिस वंश का नाम था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे खिलजी वंश समाप्त हो चुका है आपका, और बहुत सारे फैक्ट हमने खिलजी वंश के बारे में यहाँ पे आपको बताए हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये भी थे तुर्क। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिण भारत जो अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो अधिकांशतः किसने किए थे? मलिक कफूर ने किए थे। और मलिक कफूर को 1000 दिनारे भी कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में इसको गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया था, तो इसलिए इसको मलिक कफूर को 1000 दिनारे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको 1000 दिनारी, देखो 1000 दिनारी या 1000 दिनारी की पदवी दी गई है? तो वो दी गई है मलिक कफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान था वो था देवगिरी के विरुद्ध। लेकिन जब देवगिरी के विरुद्ध अपना पहला अभियान शुरू करता है तो उस समय शासक कौन था? वो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और देवगिरी अभियान 1296 ईस्वी में पहला अभियान था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और देवगिरी का शासक कौन था? वो था रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव या रामचंद्र यादव। ये सारे प्रश्न दोस्तों पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पर लाया हूं। और वैसे देखो जितने ज्यादा आप प्रश्न स्वयं बनाओगे, स्वयं मेहनत करके बनाओगे, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो रामचंद्र देव जो कि देवगिरी का शासक था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो अमीर खुसरो दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी, ये इल्ला पाली है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये इल्ला पाली है। इल्ला पाली जो कि रामचंद्र यादव की पुत्री थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी इल्ला पाली से उत्पन्न हुआ था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो वो था सियाबुद्दीन उमर। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था?
तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत अभियान किया था और दक्षिण तक अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। नेक्स्ट है घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश से सर्वाधिक प्रश्न जो बनते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछे जाते हैं। दोस्तों तो ये हो गए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो कि लगातार पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं बार बार। तो इस प्रकार से आप जितनी ज्यादा स्वयं प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। बाकी अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।